आज हम बात करने वाले हैं हिंदू लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आएंगे और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं जिन क्वेश्चंस के उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है कि हिंदू लॉ जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 किन लोगों पर अप्लाई होता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमें आंसर देखना होगा कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या टिक करना है। सबसे पहले चीज़ हमें याद रखना है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो अप्लाई होता है बुद्धिस्ट कम्युनिटी पे, बुद्धिस्ट जो हमारा होता है, जैन होता है, सिख होता है। ये सारे को हम क्या मानते हैं कि ये सारे लोग क्या हैं, हिंदू हैं। ठीक है, अब किन लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। हिंदू पे तो अप्लाई होता ही है, हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख इन सब पे अप्लाई होता है, लेकिन किन लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। तो वो जिन लोग हैं, वो लोग जिन पे अप्लाई नहीं होता है वो लोग हैं, सबसे पहले हमारे कौन है, मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है, क्रिश्चियंस पे अप्लाई नहीं होता है, पारसीज पे अप्लाई नहीं होता है और ज्यूज पीपल पे अप्लाई नहीं होता है। तो इन चार कम्युनिटी के लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूटेराइन ब्लड वाला क्वेश्चन। तो हाफ ब्लड और फुल ब्लड और यूटेराइन ब्लड वाला क्वेश्चन होता क्या है। सबसे पहले समझना हमें ये है कि एक वर्ड होता है एंसेस्टर और दूसरा वर्ड होता है एंसेस्ट्रेस। तो एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, एंसेस्टर मतलब होता है कि आपके जो मेल हैं जो कि आप के ऊपर हैं, जैसे कि आपके फादर हो गए, आपके ग्रैंड फादर हो गए, तो वो सारे क्या हो गए, आपके एंसेस्टर हो गए। और एंसेस्ट्रेस मतलब क्या होता है, एंसेस्ट्रेस मतलब होता है फीमेल जो कि आपके ऊपर हैं, जैसे कि आपकी माँ हो गई, आपकी दादी हो गई या फिर आपकी नानी हो गई, तो दे आर योर एंसेस्ट्रेस। तो अब देखिए, जब कभी भी एंसेस्टर और एंसेस्ट्रेस समझ में आ गया, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि इफ two person descended from a common ancestor and by same wife they are supposed to be called for each other by। तो देखिए, जब भी कहेगा कि डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, यानी एंसेस्टर क्या कह रहा है, एंसेस्टर हमारा कॉमन है लेकिन एंसेस्ट्रेस क्या है, डिफरेंट वाइफ्स। यानी कि फादर सेम है लेकिन मदर क्या है, डिफरेंट है, यानी कि एक M1 है और एक M2 है। अब देखो, F1 और M1 का जो चाइल्ड हुआ वो हुआ S1 और F और M2 के जो चाइल्ड हुए उसका नाम है S2। ठीक है, तो ये S1 और S2 के रिलेशन क्या है, दे आर हाफ ब्लड। इसको क्या कहते हैं हम, हाफ ब्लड। याद रखना है आप लोगों को, क्या इसको कहते हैं, हाफ ब्लड। दूसरा चीज इसमें क्या हो जाएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में आपके ये हो जाएगा कि फादर डिफरेंट है लेकिन मदर सेम है। ठीक है, फादर डिफरेंट मदर सेम मतलब कि एक फादर एक मदर है, इनकी फर्स्ट मैरिज हुई, फर्स्ट मैरिज F1 से हुई और इनका चाइल्ड हुआ S1। ठीक है, दूसरा इनका शादी हुआ F2 से और इनका चाइल्ड हुआ S2। तो देखो, यहाँ पर एंसेस्ट्रस सेम है लेकिन एंसेस्टर डिफरेंट है, एंसेस्ट्रस सेम है, एंसेस्टर क्या है, डिफरेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हो जाएगा वो किससे है, मदर के थ्रू है, और मदर के थ्रू है तो इसको क्या कहते हैं हम, यूटेराइन ब्लड कहते हैं। देखो, यूटेराइन ब्लड कहते हैं। ठीक है, यूटेराइन ब्लड हो गया। अब एक चीज बचा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा क्या है, फुल ब्लड। फादर और मदर दोनों सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल ब्लड कहते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा फुल ब्लड, कि सबसे पहले एक तो फादर हो गया, एक मदर हो गई, इन दोनों के बीच में मैरिज हुआ और सन हुआ S1, फिर एक सन हुआ S2 और एक मान लेते हैं डॉटर हो गया, डॉटर हुई D1। तो ये सब क्या है, ये सब फुल ब्लड है, तीनों के तीनों फुल ब्लड है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, हाफ ब्लड फुल ब्लड वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत देखता हूँ, मुझे देखने को मिल जाता है कि क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्या होता है, कब कहा जाएगा कि एक मैरिज चाइल्ड मैरिज है, मैरिज इज सेड टू बी चाइल्ड मैरिज, व्हेन अ चाइल्ड मैरिज इज सेड टू बी चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या है, कुछ एज लिमिट्स हैं, उस एज लिमिट से कम हो जाएगा तो आपका चाइल्ड मैरिज हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा कि मेल का जो एज है, मेल का एज क्या होना चाहिए, मिनिमम मैरिज के लिए क्या है, 21 ईयर्स। और फीमेल का क्या है, मिनिमम एज है हमारा फीमेल का 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के बिलो अगर कोई मेल है, फीमेल है, और 21 ईयर के बिलो कोई मेल है तो उस मैरिज को हम क्या कहेंगे, चाइल्ड मैरिज कहेंगे। ठीक है, अब जो चाइल्ड मैरिज है हमारा, चाइल्ड मैरिज को कौन सा लॉ गवर्न करता है या फिर कौन सा प्रिंसिपल लॉ है इंडिया में जो कि चाइल्ड मैरिज को गवर्न करता है, तो उसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है,
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 से गवर्न होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। जो चाइल्ड मैरिज उसका नेचर क्या है, चाइल्ड मैरिज क्या है, वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है। तो देखिए जो चाइल्ड मैरिज का जो नेचर है वो चाइल्ड मैरिज क्या होता है, वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल मतलब कि अगर जो बच्चा माइनर है, जो लड़की माइनर है, अगर वो जाती है और कहती है कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, तो मैरिज क्या हो जाएगा, वॉइड। और अगर वो चीज़ ये बात नहीं कहती है तो मैरिज क्या हो जाएगा, वैलिड। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ चाइल्ड मैरिज है वो क्या है, वॉइडेबल है एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी हु इज माइनर एट द टाइम ऑफ मैरिज। जो पार्टी माइनर है एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसके इंस्टेंस पे क्या कर सकते हैं हम, ये मैरिज को क्या कर सकते हैं, या तो वॉइड करवा सकते हैं या फिर वैलिड करवा सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये आएगा कि मान लेते हैं कि कोई लड़की है जिसकी एज 13 ईयर्स है और उसकी शादी होती है किसी लड़के से जिसकी एज है सो 35 ईयर है। ठीक है, यानी कि गर्ल की एज क्या है, गर्ल की एज है आपकी 13 ईयर्स ओल्ड और बॉय की एज है 22 ईयर ओल्ड। तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए इस केस में माइनर कौन है, गर्ल है। तो ये गर्ल डिसाइड करेगी कि ये मैरिज वैलिड होगा या वॉइड होगा। ठीक है, तो वो अगर चाहेगी तो इस मैरिज को वैलिड करवा सकती है और वो चाहे तो इस मैरिज को क्या कर सकती है, वॉइड करवा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन किसके पास है, ऑप्शन गर्ल के पास है, वही इस चीज को जो चाहे वो करवा सकती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन चाइल्ड मैरिज से ही आपका रिलेट करके ये आ सकता है कि जो चाइल्ड मैरिज है ये किस पे एप्लीकेबल होता है। ये चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये किस पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ हिंदू पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ मुस्लिम पे एप्लीकेबल होता है, किन पे एप्लीकेबल होता है, या सिर्फ क्रिश्चियंस पे एप्लीकेबल होता है। तो ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये एप्लीकेबल होते हैं ऑल रिलीजन पे, सभी रिलीजन पे ये एप्लीकेबल हैं। ठीक है, आपको समझना ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड है, और बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड है मतलब हर किसी पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है। एक क्वेश्चन और हमारा जो इम्पोर्टेंट मैंने बहुत जगह भी देखा है और बीएचयू के ईयर में भी, लास्ट ईयर और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, तो ये जो एक क्वेश्चन होता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये होगा, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर्स कंपनी, यानी कि एक एक दूसरे की कंपनी का उनके पास राइट है, कोहेबिटेशन का राइट है, साथ रहने का राइट है। इस राइट को हम कौन सा राइट कहते हैं, तो अक्सर क्या होता है ना, लोग देखते हैं और उन्हें लगता है कि मैट्रिमोनियल राइट तो बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपका बिल्कुल गलत होता है। आपका आंसर इसका होता है कॉन्ज्यूगल राइट। ठीक है, तो आप कॉन्ज्यूगल राइट्स पे टिक करोगे तो कॉन्ज्यूगल राइट सही आंसर है, जहां मैट्रिमोनियल राइट टिक करोगे आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है कि हमारा सपिंडा मैरिज, ठीक है, सपिंडा मैरिज क्या होता है, सपिंडा मैरिज क्या होता है, सपिंडा मैरिज वैलिड होता है या वॉइड होता है, ये चीज़ हमें सपिंडा मैरिज के केस में समझ लेना है। देखिए तो सपिंडा मैरिज क्या होता है, सपिंडा मैरिज मतलब कि सेम पिंड में मैरिज। सपिंडा मैरिज एक, इसका एक डायग्राम बनता है जिसमें मेल के साइड से यानी कि फादर के साइड से आप अपने आप को काउंट करते हुए 5 जनरेशन तक जाते हो, और अपनी मदर के साइड से आप अपने आप को काउंट करते हुए 3 जनरेशन तक ऊपर में किसी से शादी नहीं कर सकते हो। अगर शादी करते हो तो वो मैरिज क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, सपिंडा मैरिज कहते हैं। अब दूसरा चीज एक होता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप शादी नहीं कर सकते हो, जैसे भाई बहन आपस में नहीं कर सकते हैं, आप अपने फादर से नहीं कर सकते हो, अपने मदर से नहीं कर सकते हो, अपने ग्रैंड फादर से नहीं कर सकते हो, अपने ग्रैंड मदर से नहीं कर सकते हो, अपने नीस से नहीं कर सकते हो, अपने अंकल से नहीं कर सकते हो। तो ये सारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, उस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आप मैरिज नहीं कर सकते हो। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी अगर आपने मैरिज किया है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, तो भी मैरिज का नेचर क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो वॉइड हो जाएंगी। तीसरा चीज जो आपका वॉइड हो जाएगा वो क्या है कि बाईगैमी। ठीक है, पोस्ट 1955 जो हमारा ये एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इससे क्या किया गया कि ये सपोर्ट करता है मोनोगैमी को। ठीक है, मोनोगैमी मतलब एक बार में सिर्फ एक बीवी आपकी होगी। तो ठीक है, अगर आपकी कोई वाइफ अभी हस्बैंड है, ठीक है, उसकी फर्स्ट मैरिज हुई वाइफ 1 से और वाइफ 1 की डेथ नहीं हुई है, ना ही उसने उसे डाइवोर्स दिया है, और इसने एक सेकेंड मैरिज कर लिया W2 से, तो ये इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया बाईगैमी। बाईगैमी मतलब दूसरी शादी कर ली, और बाईगैमी क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, तो इसे सजा मिलेगी। सजा कहाँ मिलेगी,
इससे सज़ा मिलेगी 494 और 495 आईपीसी में मिलेगी सज़ा। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बाईगैमी इंपॉर्टेंट है। और बाईगैमी से क्या हो जाता है, मैरिज क्या होता है, बाईगैमी की वजह से मैरिज क्या हो जाएगा आपका, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मैरिज वॉइडेबल नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है, मैरिज क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। ठीक, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं और लेके आऊँगा। फिलहाल आप इतने क्वेश्चंस करो और मैं बाकी टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।